हेलो दोस्तों नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम कवर कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 एमसीक्यू की वीडियो सीरीज। इस वीडियो सीरीज में 10 वीडियोज हैं जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सभी 10 यूनिट को कवर करेगी। इस सीरीज में हमने पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और इंडियन पॉलिटिकल थॉट के 25-25 एमसीक्यूज को कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस के मोस्ट एक्सपेक्टेड 25 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। दोस्तों इन वीडियोज को सिलेबस के फास्ट रिवीजन के पर्पज से तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंटिस्ट दिए हैं और उनकी जो बुक्स है उसको दिया है, आपको मैच कराना है कौन से करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है। सी राइट मिल्स द पावर इलीट्स बुक लिखते हैं, सही है। टीबी बोटमेरे इलीट्स एंड सोसाइटी बुक लिखते हैं, ये भी सही है। पैरेटो जो होता है रूलिंग क्लास नहीं लिखते, ठीक ना। ऑर्तेगा वाई गैसेट जो है वो द रिवोल्ट ऑफ मासेस बुक लिखती हैं, ये सही है। यहाँ पर सी नंबर आपका करेक्ट इनकरेक्टली जो है तो करेक्टली मैच नहीं है तो इनकरेक्ट है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी होगा, ठीक। पेरेटो द रूलिंग क्लास। तो जब फ्रेज जो रूलिंग क्लास है ये गेटोनो मास्का से एसोसिएट करता है, जिन्होंने अपनी बुक द रूलिंग क्लास जो 1896 में पब्लिश होती है उसमें डेवलप किया था। वहीं पर जो पेरेटो है वो थ्योरी ऑफ इलिट्स से है, जो बुक लिखते हैं द माइंड्स एंड सोसाइटी। सी राइट्स मिल वो बुक लिखते हैं द पावर इलीट। बेटोमोरे जो बुक लिखते हैं वो इलीट्स एंड सोसाइटी बुक लिखते हैं। और वहीं ओर्तेगा वाई गैसेट जो है वो आथर हैं द रिवोल्ट ऑफ मासेस पुस्तक की। तो ये सभी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर भी आपको नॉट करेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना है। यूएसए में डबल सिटीजनशिप है, करेक्ट है। इंडिया में प्रोसीजर इटेब्लिश बाय लॉ है, ये भी करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये इनकरेक्ट है। और स्विट्जरलैंड में प्लूरल एग्जीक्यूटिव पाया जाता है, ये करेक्ट है। तो सी नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक ना। तो ऑस्ट्रेलिया फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है, ना कि यूनिटरी। यूएसए में अलाउ किया गया है डबल सिटीजनशिप, एक फेडरल की सिटीजनशिप होती है, एक स्टेट की सिटीजनशिप होती है। इंडिया जो तो एडहेयर करता है प्रोसीजर इटेब्लिश बाय लॉ, जो आर्टिकल 21 में दिया गया है। वहीं पर जो स्विट्जरलैंड है वो जाना जाता है प्लूरल एग्जीक्यूटिव के लिए, जहां पर फेडरल जो काउंसिल होती है वो कलेक्टिव परफॉर्म करती है, जो कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस उनके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट मिशेल्स आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ। तो रॉबर्ट मिशेल ने जो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का कॉन्सेप्ट दिया था वो कहाँ की स्टडी करके दिया था। तो जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्टडी करके उन्होंने जो है तो ये कॉन्सेप्ट दिया था आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। तो रॉबर्ट मिशेल फॉर्मुलेटेड द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें भी पावर्स जो है तो शक्ति जो है तो कुछ इलीट्स के ही हाथों में होती है, जिसको वो ओलिगार्कर स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज पॉलिटिकल डेवलपमेंट विथ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोसेस। तो इनमें से कौन से थिंकर्स हैं जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को बताते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का और उसके जो प्रोसेसेस है तरीके हैं उनका। तो ये सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा कहा जाता है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट का डिफिनेशन इस तरह दिया जाता है। सैमुअल पी हंटिंगटन जो है तो आइडेंटिफाई करते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोसीजर्स के द्वारा। आइए जो है तो अपनी वर्क्स पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी जो 1968 में है उसमें इसको आइडेंटिफाई करते हैं। वो इम्फेसिस करते हैं कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो अचीव किया जा सकता है एडाप्टिबिलिटी के द्वारा, कॉम्प्लेक्सिटी के द्वारा, ऑटोनॉमी के द्वारा और कोहेरेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो अगर इंस्टीट्यूशंस में ये सभी क्वालिटीज हैं तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को जो है तो अचीव किया जा सकता है। हंटिंगटन आर्ग्यू करते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होता है इसेंशियल होता है अचीविंग द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी राजनीति का स्थायित्व प्राप्त करना है तो हमको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है who among the following divided the non-competitive party system into one party authoritarian, one party pluralistic and one party totalitarian। तो इनमें से कौन से जो थिंकर हैं ये नॉन कॉम्पिटिटिव पार्टी को इन तीन पार्टीज में डिवाइड करते हैं। तो ये ला पलम्बोरा एंड माइनर विनर हैं। ये जो है तो
नॉन कॉम्पिटिटिव पार्टी को तीन पार्टी में डिवाइड करते हैं, वन पार्टी अथॉरिटेरियन, वन पार्टी प्लूरिस्टिक एंड वन पार्टी टोटलिटेरियन, इन तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। वहीं पर जियोनी सार्टोरी जो है वो पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज को नंबर और इंटरेक्शंस ऑफ पार्टीज के आधार पे तीन टाइप में डिवाइड करते हैं, डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी, टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम, इन तीन पार्टी में सार्टोरी जो है तो डिवाइड करते हैं। वहीं पर ऑटो क्रिचमायर जो है वो कैच ऑल पार्टीज का कॉन्सेप्ट देते हैं। कैच ऑल पार्टीज में क्या होता है कि ये पार्टी जो है तो हर जो है तो क्लास या सोशल ग्रुप्स के वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है, तो कैच ऑल पार्टीज कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुवर्जर्स क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्टी सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन। तो डुवर्जर ने जो अपना क्लासिफिकेशंस दिया था पार्टी सिस्टम्स का, वो कहाँ की स्टडी करके या कहाँ किस एरिया की स्टडी करके उन्होंने इसको क्लासिफिकेशंस किया था, वेस्टर्न यूरोप का कि ऑल द डेमोक्रेसीज ऑफ वर्ल्ड का इन्होंने स्टडी किया था तब फिर दिया था, या पार्टी सिस्टम इन डेवलपिंग जो वर्ल्ड है वहाँ की स्टडी की थी, या पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड है वहाँ की। तो इन्होंने वेस्टर्न यूरोप के जो देश हैं उन कंट्रीज को स्टडी करके डुवर्जर ने अपना क्लासिफिकेशंस दिया था पार्टी सिस्टम्स का। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, वेस्टर्न यूरोप। तो डुवर्जर जो है तो क्लासिफिकेशंस देते हैं पार्टी सिस्टम का, जो डिराइव्ड होता है उनके एनालिसिस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जो वेस्टर्न यूरोप की हैं उनमें। वो पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज देयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्टिविटी इन मॉडर्न स्टेज जो 1951 में पब्लिश होती है, इसमें इस टाइपोलॉजी को दिया था और क्लासिफाई किया था दो तरह से, एक तो इलिटिस्ट या ट्रेडिशनल जो पार्टीज होती हैं और दूसरा मास पार्टीज के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनइक्वल एक्सचेंज इज फार्मूलेशंस ऑफ। तो अनइक्वल एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट है या जो फार्मूला है किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये समीर अमीन के द्वारा दिया जाता है। ठीक, समीर अमीन जो है तो अनइक्वल एक्सचेंज का फार्मूला डेवलप करते हैं समीर अमीन डिपेंडेंसी थ्योरी जो देते हैं उसमें। ठीक ना, वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार जो है तो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम जो है तो क्रिएट करता है इम्बैलेंस को। ये इम्बैलेंस होता है डेवलप्ड कंट्रीज और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको। जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो कोर कंट्रीज कहलाती हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो पेरीफेरी कंट्रीज कहलाती है। तो इनके बीच जो इम्बैलेंस है उसको अनइक्वल एक्सचेंज के रूप में फार्मुलेट करते हैं समीर अमीन। वहीं एजी फ्रैंक जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं आइडिया ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलपमेंट। याद रखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा दिया जाता है, एजी फ्रैंक के द्वारा। अमर्त्य सेन जो है वो डेवलपमेंट एज ए फ्रीडम्स की बात करते हैं, साथ साथ वो कैपेबिलिटी अप्रोच का भी कॉन्सेप्ट देते हैं। वहीं पर इमानुएल वेलेस्ट्रीन जो है वो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी देते हैं, तो याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर आपको करेक्ट थिंकर्स हैं उनके द्वारा जो थ्योरी दी गई है उनका जो तो मैच करना है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो बताना है। लुसियन पाई मॉडर्नाइजेशन थ्योरी देते हैं, सही है। वेलेस्ट्रीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी देते हैं, ये भी सही है। थेडा स्कोपोल जो है वो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से नहीं संबोधित है एसोसिएट। और कार्ल ड्यूस जो है तो कम्युनिकेशंस थ्योरी देते हैं, ये भी करेक्टली मैच है। ठीक ना, तो थेडा जो स्कोपोल है वो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म से नहीं एसोसिएट करते, ये एसोसिएट करते हैं हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म से। हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है तो एग्जामिन करता है किस प्रकार इंस्टीट्यूशंस जो है तो ओवर टाइम इवॉल्व हुए हैं। ठीक ना, और इनकी जो एनालिसिस है वो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में नहीं आती। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है वो एग्जामिन करता है कि जो रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है पॉलिटिकल बिहेवियर्स में तो इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या है, किस प्रकार पॉलिटिकल बिहेवियर को वो सेव करता है। लुसियन पाई जो है तो देते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। वेलेस्ट्रीन जो है तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी देते हैं, जिसमें वो वर्ल्ड को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक को कोर बताते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो उनको पेरीफेरी बताते हैं, और सेमी पेरीफेरी में जो एकदम बिल्कुल अंडर डेवलप है, जो अभी डेवलप नहीं हो रहे हैं, वो सेमी पेरीफेरी में आ जाते हैं। ठीक, कार्ल ड्यूस जो है तो कम्युनिकेशंस थ्योरी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर आपको थिंकर्स दिए हैं, आप उनके कॉन्सेप्ट दिए हैं, आपको बताने हैं कौन सा पॉलिटिकल साइंटिस्ट है और उनके कॉन्सेप्ट है, तो आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। पैरेटो जो है तो कॉन्सेप्ट ऑफ द रेसिड्यू देते हैं, करेक्ट है। मिशेल जो है तो कॉन्सेप्ट ऑफ मास माइंड
ये नहीं देते। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का कॉन्सेप्ट देते हैं। सी राइट मिल जो है तो कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलिटिकल फार्मूला देते हैं। और गैसेट जो होते थ्योरी ऑफ द मासेस देती हैं, ठीक ना। तो रॉबर्ट मिशेल जो है तो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की से जुड़े हुए हैं। जो कॉन्सेप्ट ऑफ मास माइंड है ये ली बोन और तेरा वाई गेसेट के द्वारा दिया जाता है। वहीं पैरेटो जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट्यू देते हैं। सी राइट मिल जो होते एसोसिएटेड है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल फार्मूला से। और तेरा वाई गेसेट जो है तो वो एसोसिएट करती हैं, उनका थ्योरी है द रिवोल्ट ऑफ मासेस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट द जजेस सेज इट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कैन दिस बी एप्लीकेबल। यहाँ क्वेश्चंस कहा गया है कि हमारे पास तो कॉन्स्टिट्यूशंस है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशंस वही है जो जजेस जो है तो बताते हैं, जो जिस प्रकार इंटरप्रिटेट करते हैं। तो किन कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में इस लाइन को यूज किया जाता है, इस स्टेटमेंट को यूज किया जाता है। तो इस स्टेटमेंट को इंडिया और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है ऑप्शंस, ठीक। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर है इसमें से केवल ऑप्शन बी नंबर जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, ठीक ना। तो जो फ्रेज है वी आर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बट कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट इज जजेस से इट इज, ये एप्लीकेबल होता है इंडिया और अमेरिका में। इंडिया में जो है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू करने का, जो आर्टिकल 13 से डिराइव होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। वहीं पर अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास प्रिंसिपल्स है जुडिशियल रिव्यू का, जो डिराइव होता है मैबरी वर्सेस मेडिसन केस 1803 से। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी जुडिशियल रिव्यू का मैकेनिज्म है, लेकिन उस तरह से एसोसिएट नहीं करता जिस प्रकार से यूज किया जाता है इंडिया और अमेरिका में। तो इसलिए ये जो फ्रेज है ये इंडिया और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू बाय सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सी कंट्रीज में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू है वो किया जाता है जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल उसके लिए कोर्ट बनाया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट होती है वहाँ की सर्वोच्च जो न्यायालय होती है वो नहीं करती, बल्कि उसके लिए एक अलग से सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही बनाया जाता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। तो ये है कंट्री जर्मनी, ठीक ना। तो जर्मनी में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशंस का जुडिशियल रिव्यू करने का काम करता है, साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशंस को इंटरप्रिटेट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आलमंड एंड बर्वा विच टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इज आइडियल फॉर डेमोक्रेसी। तो आपको बताना है आलमंड एंड बर्वा ने किस प्रकार के पॉलिटिकल कल्चर को आइडियल बताया है डेमोक्रेसी के लिए। पैरोक्वल के सब्जेक्ट कल्चर, पार्टिसिपेंट कल्चर या मिक्स्ड, जिसको वो सिविक कल्चर कहते हैं। तो आलमंड एंड बर्वा ने सिविक कल्चर्स को आइडियल बताया है डेमोक्रेसी के लिए। आलमंड एंड बर्वा अपनी पुस्तक द सिविक कल्चर जो 1963 में पब्लिश होती है उसमें मिक्स्ड पॉलिटिकल कल्चर यानी कि जिसको सिविक कल्चर्स भी कहा जाता है उसको आइडियल बताया है डेमोक्रेसी के लिए। इस सिविक कल्चर में पैरोकियल, सब्जेक्ट और पार्टिसिपेंट कल्चर, इन तीनों कल्चर्स का कंबाइन एलिमेंट्स हमको दिखाई देता है। पार्टिसिपेंट कल्चर्स वो होती है जहां पर सिटीजन जो तो एक्टिव रहते हैं और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ये सुटेबल होता है डेमोक्रेटिक इंगेजमेंट के लिए। सब्जेक्ट कल्चर में सिटीजन्स जो होते हैं वो अवेयर तो होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन वो पैसिव रहते हैं, वो एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट नहीं करते। ये अथॉरिटेरियन सिस्टम में इस प्रकार का सिस्टम कल्चर पाया जाता है। पैरोकियल कल्चर वहां होता है जहां सिटीजन्स जो तो अनअवेयर रहते हैं और किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते। इस प्रकार की जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज है इस प्रकार का कल्चर वहां पर पाया जाता है। सिविक कल्चर में स्टडी करते हैं आलमंड और बर्बा जो तो एनालाइज करते हैं पॉलिटिकल कल्चर का जो 5 कंट्रीज हैं उसमें। ये क्वेश्चंस भी यूजीसी नेट में पहले पूछा गया है कि किन 5 कंट्रीज का स्टडी करते हैं आलमंड और बर्बा। तो यूएस, यूके, जर्मनी, इटली और मैक्सिको, ये 5 कंट्रीज आप लोग याद रखिएगा। इन 5 कंट्रीज का जो तो स्टडी करते हैं आलमंड और बर्बा। सिविक कल्चर इंपॉर्टेंट होता है, इससे ट्रस्ट बना रहता है सिटीजन्स और गवर्नमेंट्स के बीच। सिविक कल्चर को क्रिटिसिज्म किया जाता है उसके कल्चरल बायसेस के लिए और साथ साथ वेस्टर्न सेंट्रिक जो फोकस रहा है इसका स्टडी का उसके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंट ए फ्लो मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम का फ्लो मॉडल कौन देता है, तो ये डेविड ईस्टन्स देते हैं, ठीक ना। डेविड ईस्टन फ्लो मॉडल ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम देते हैं, जिसको सिस्टम थ्योरी ऑफ द पॉलिटिक्स के रूप में भी जाना जाता है। इसमें बताते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वहां पर देखा जाता है, इनपुट देखा जाता है जहां डिमांड्स और सपोर्ट आता है, और उससे जो है तो वो सिस्टम में प्रोसेस होकर आउटपुट निकलता है, जिसको पॉलिसीज या डिसीजंस के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार ये फीडबैक लूप बन जाता है इनपुट आउटपुट का, ठीक ना। तो आउटपुट आता है, आउटपुट से होकर फ्यूचर्स में पुनः इनपुट्स वो तैयार होते हैं। इस प्रकार का जो लूप है ये चलता रहता है, इसी को कहते हैं फ्लो मॉडल। डेविड स्टन का ये सिस्टम थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताने इनमें से कौन से सही हैं। बिहेवियरलिज्म इज बेस्ड ऑन द स्टिमुलस रिस्पांस पैराडाइम। तो बिहेवियरलिज्म जो है तो स्टिमुलस रिस्पांस पैराडाइम पे काम करता है, ये सही है। पोस्ट बिहेवियरिज्म में कंसिस्ट करते हैं 7 टीनेट्स, तो 7 टीनेट्स नहीं है। पोस्ट बिहेवियरिज्म होली निगेट्स बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म को निगेट नहीं करता, बल्कि बिहेवियरिज्म में सुधार करने की बात करता है पोस्ट बिहेवियरिज्म। देयर आर नो डिफरेंसेस बिटवीन द बिहेवियरिज्म एंड बिहेवियरलिज्म। तो बिहेवियरिज्म और बिहेवियरलिज्म में डिफरेंस पाया जाता है, उसको हम लोग आगे देखते हैं, ठीक ना, एक्सप्लेनेशंस में। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, बिहेवियरिज्म जो है तो बेस्ड है स्टिमुलस रिस्पांस पैराडाइम पे। बिहेवियरलिज्म पॉलिटिकल साइंस में लिंक करता है स्टिमुलस रिस्पांस पैराडाइम को, जहां पर ह्यूमन बिहेवियर्स को देखा जाता है इन रिस्पांस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी वो बाहरी चीजों से प्रभावित होते हैं। जो ह्यूमंस का बिहेवियर होता है उसको स्टिमुलेट किया जाता है, वो रिस्पॉन्स करता है, ठीक। पोस्ट बिहेवियरिज्म जो है वो 7 जो है तो टीनेट्स को नहीं जो है तो कंसिस्ट करता है, और ये क्रिटिक करता है जो लिमिटेड फोकस है बिहेवियरिज्म का उसको, और कहता है कि इसको मोर जो बिहेवियरिज्म है उसको मोर वैल्यू ओरिएंटेड होना चाहिए और प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना चाहिए। पोस्ट बिहेवियरिज्म जो है तो पूरी तरह से बिहेवियरिज्म को निगेट नहीं करता, बल्कि एक्सपैंड करता है, और जो इसमें लिमिटेशंस थी बिहेवियरिज्म में उनको एड्रेस करता है। वहीं पर बिहेवियरलिज्म और बिहेवियरिज्म क्या है, तो बिहेवियरलिज्म जो है वो पॉलिटिकल साइंस का एक अप्रोच है, जबकि बिहेवियरिज्म जो है तो साइकोलॉजिकल थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो इनमें से कौन जो है तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से एसोसिएट है, जेम्स ब्राइन, मैरियम, आर्थर बेंटली या लासवेल। तो यहाँ पर जेम्स ब्राइस जो है वो एसोसिएट करते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से, ठीक ना। इनका जो वर्क है वो अमेरिकन कॉमनवेल्थ वर्क है, जिसमें वो फोकस करते हैं अंडर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस का पॉलिटिकल सिस्टम में। मैरियम जो है ये जाने जाते हैं अपने बिहेवियर अप्रोच के लिए, ये फोकस करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी को, और लासवेल जो है वो एसोसिएट करते हैं पॉलिटिकल साइकोलॉजी से, साथ ही साथ ये स्टडी करते हैं लासवेल स्टडी ऑफ पावर, यानी शक्ति का भी ये अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कल्चरल ड्यूअलिज्म। तो कल्चरल ड्यूअलिज्म क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ द टू रिलीजियस कल्चर, दो रिलीजियस कल्चर्स का अस्तित्व, कि न्यूली इमर्जिंग नेशंस हैव टू लैंग्वेज, दो लैंग्वेज हो जहां पर, या स्मॉल इलीट्स को रिप्रेजेंट करता है जो मॉडर्नाइज होते हैं, जबकि वास्ट जो मेजॉरिटी होती है वो रिजिड पैटर्न पर रहती है, ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं या कल्चर्स है उसको अपनाती हैं, उसको बताता है, या ये सेपरेशंस बताता है सेक्रेट फ्रॉम द सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म से यह जो अलग बताता है, रिलीजियंस और सेकुलर के बीच में अंतर, सेपरेशन बताता है। तो जो कल्चरल ड्यूअलिज्म है ये बात करता है स्मॉल एलिट्स की जो मॉडर्नाइज हो जाते हैं किसी भी कंट्रीज में, जबकि जो मेजॉरिटी होती है वो ट्रेडिशंस जो पैटर्न रहते हैं, ट्रेडिशनल जो कल्चर रहता है उसी से एसोसिएट करते हैं अपने आप को, तो इसी को कल्चरल ड्यूअलिज्म कहा जाता है, ठीक ना। जो लैंग्वेज पे होते हैं ये डायलेक्टिकल ड्यूअलिज्म होता है, जबकि रिलीजियस कल्चर्स के आधार पर, रिलीजियस के आधार पर इसको रिलीजियस ड्यूअलिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सी जो होते हैं यहाँ पर आपका करेक्ट है, ठीक है। तो कल्चरल ड्यूअलिज्म जो है वो रेफर करता है सिचुएशंस को जहां पर कोई न्यूली इमर्जिंग जो नेशंस है वहां पर स्मॉल इलीट्स जो रहते हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं जो मॉडर्न और प्रोग्रेसिव वेज हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डेमोक्रेटिक जो प्रैक्टिसेस हैं, सेकुलरिज्म को अडॉप्ट कर लेते हैं इनकी आइडियाज को, जबकि मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन होती है वो रिमेन रहती है जो ट्रेडिशनल्स होते हैं, वैल्यूज
कास्ट, ट्राइब और रिलीजियस जो बिलीव्स होते हैं उस पर आधारित रहते हैं, उस कल्चर्स को फॉलो करते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? कल्चरल ड्यूलिज्म, ठीक ना। कुछ पॉपुलेशन मॉडर्नाइज हो गई है जबकि जो मेजॉरिटी है वो अभी ट्रेडिशनल वैल्यूज पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आपको थिंकर्स दिए हैं और एक लिस्ट में आपको उनकी बुक्स दिए हैं, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। तो एंथोनी डाउन्स की बुक कौन सी है? एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। गैब्रियल आर्मंड और सिडनी बर्बा जो है तो सिविक कल्चर्स लिखते हैं। स्टोइन रॉखन जो लिखते हैं ये सिटीजन्स, इलेक्शंस और पार्टीज बुक लिखते हैं। गोस्टा स्प्रिंग एंड एंडरसन जो है तो लिखते हैं द थ्री वर्ल्ड्स ऑफ द वेलफेयर कैपिटलिज्म। तो यहाँ पर आपका करेक्टली मैच क्या हो गया? ए का फर्स्ट हो गया, बी का आपका थर्ड हो गया, सी का आपका सेकंड हो गया, सी का आपका फोर हो गया और डी का जो है तो सेकंड हो गया, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट है, ठीक ना। तो एंथोनी डाउन्स जो है तो जाने जाते हैं अपनी पुस्तक एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। गैब्रियल आलमंड और सिडनी बर्बा जो है तो ऑथर हैं द सिविक कल्चर्स के। स्टोइन रॉखेन जो है तो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और सिस्टम की स्टडी के लिए, जिसमें वो सिटीजन्स, इलेक्शन और पार्टीज नामक बुक लिखते हैं। और वहीं पर गोस्टा स्प्रिंग एंड एंडरसन है, फेमस है अपनी राइटिंग्स द थ्री वर्ल्ड्स ऑफ वेलफेयर कैपिटलिज्म के लिए, जहां पर वो डिफरेंट वेलफेयर जो स्टेट्स रिजीम्स हैं उनका स्टडी वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज अडॉप्टेड द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच इन द एनालिसिस ऑफ रिवोल्यूशंस। तो इनमें से कौन जो है तो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, रिवोल्यूशंस की एनालिसिस के लिए? तो यहाँ पर चार्ल्स टिली जो हैं ये जाने जाते हैं अपने पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच के लिए, रिवोल्यूशंस के एनालिसिस करने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? चार्ल्स टिली एसोसिएटेड विथ पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच टू एनालिसिस ऑफ रिवोल्यूशंस। वो एम्फेसिस करते हैं कि जो रोल होता है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का और स्टेट की कैपेसिटी का, वो रिवोल्यूशनरी जो आउटकम होते हैं उसको सेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टीनेट्स ऑफ बिहेवियरलिज्म एडवोकेट बाय द डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन ने 8 जो है तो टीनेट्स बताए थे, करेक्टरिस्टिक बताए थे बिहेवियरलिज्म का, तो उसके आधार पे आपको इनको करेक्ट सीक्वेंस में ऑर्डर करना है। तो सबसे पहले आता है रेगुलरिटीज, क्वांटिफिकेशंस, वेरिफिकेशन, टेक्निक, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सबसे पहले रेगुलेटरीज आता है, फिर वेरिफिकेशंस देख लेते हैं। बी नंबर जो आपका ऑप्शन है रेगुलरिटीज, फिर वेरिफिकेशंस, फिर उसके बाद आपका टेक्निक आएगा, फिर क्वांटिफिकेशंस। ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है, ठीक है। तो 8 जो कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर फीचर्स बताए गए हैं बिहेवियरिज्म के डेविड डिस्टेंस के द्वारा दिए गए हैं वो इस तरह है। सबसे पहले रेगुलरिटीज आएगा, फिर वेरिफिकेशंस आएगा, फिर टेक्निक आएगा, क्वांटिफिकेशंस आएगा, वैल्यूज आएंगे, सिस्टमाइजेशन आएगा, प्योर साइंस आएगा और सबसे लास्ट में आपका इंटीग्रेशंस आएगा। ये जो है तो करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस आर एग्जांपल्स ऑफ। तो जो रायट्स होते हैं, दंगे और जो प्रदर्शन किए जाते हैं वो किस प्रकार के ग्रुप का एग्जांपल्स है? इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप का है कि ये एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप है, नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप है या एनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप है? तो रायट्स और जो डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं ये एग्जांपल्स है एनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप का। एनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है? एनोमिक इंटरेस्ट ग्रुप ग्रुप होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली जो है तो इमर्ज होते हैं विदाउट एनी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के। ये सडन किसी इवेंट्स की वजह से या कोई घटना हो जाती है उसके वजह से ये इंटरेस्ट ग्रुप जो है तो उभर कर आते हैं। तो ये राइट्स करते हैं, दंगे करते हैं या डिमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों के लिए। तो इनका जो उदय होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, तुरंत उदय होता है। इंस्टीट्यूशनल जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं, जैसे ट्रेड यूनियन हो गए, प्रोफेशनल कोई एसोसिएशंस हो गया या कॉरपोरेशंस हो गए, ये सभी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप कौन होते हैं? ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए ये ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल इशू हो गया, ह्यूमन राइट्स इशू हो गया। तो इस प्रकार से जो रिलेटेड जो ग्रुप होते हैं वो एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप के उदाहरण होते हैं।
नॉन एसोसिएशनल जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं ये लूजली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए कुछ समय के लिए स्पेसिफिक इंटरेस्ट को जो तो रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपके इथनिक जो ग्रुप हो गए वो आते हैं, और इनफॉर्मल जो कम्युनिटीज होती हैं या किसी क्षेत्र के लिए जो हो तो जो ग्रुप बनाए जाते हैं डिमांड्स के लिए, उसके लिए जो होते हैं वो नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन विच द फॉलोइंग अप्रोचेस स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इमर्ज। तो यहाँ पर कुछ अप्रोचेस दिए हैं, आपको करेक्ट सीक्वेंस में बताना है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में वो किस क्रम में इमर्ज हुए हैं। तो सबसे पहले आपका साइकोलॉजिकल अप्रोच डेवलप होता है, उसके बाद बिहेवियरल अप्रोच डेवलप होता है, फिर तीसरे नंबर फर्स्ट में साइकोलॉजिकल, सेकंड में बिहेवियरल, थर्ड में सिस्टम अप्रोच, और चौथे में न्यू सिस्टम अप्रोच। तो यहाँ का करेक्ट आंसर होगा 1 4 2 3, यानी बी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। ठीक ना, साइकोलॉजिकल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच और न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग: पॉकेट वीटो, प्रेसिडेंट मैसेज टू फेडरल लेजिस्लेचर, कैकस सिस्टम एंड पिजन होल अ बिल। दीज आर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस ऑफ, ये किस कंट्रीज में ये प्रैक्टिस किया जाता है? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, स्विस पॉलिटिकल सिस्टम या ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम? तो ये प्रैक्टिस किया जाता है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में। ठीक ना, तो पॉकेट वीटो क्या है? पॉकेट वीटो एक प्रकार का वीटो है जिसको यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा एक्सरसाइज किया जाता है। इसमें किसी भी बिल को वो जब तक 10 दिन तक नहीं साइन करते, तो इसमें साइन नहीं करते वो विद इन द 10 दिन, तो उसको इस वीटो का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक ना, प्रेसिडेंट मैसेज टू फेडरल लेजिस्लेचर, ये भी यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा यूज किया जाता है, जिसमें वो कांग्रेस को अपना मैसेज जो है तो भेजते हैं। इसमें एनुअल जो स्टेट के मैसेज होते हैं यूनियन के लिए एड्रेस करने के लिए, वो भी इंक्लूड होते हैं। कैकस सिस्टम क्या है? कैकस सिस्टम यूज किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा यूएस में। इसमें सेलेक्ट किया जाता है कैंडिडेट को प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशंस के लिए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैकस सिस्टम। पिजन होल बिल क्या होता है? पिजन होल बिल प्रैक्टिस को रेफर करता है जिस जहां यूएस कांग्रेस में जो है तो प्रैक्टिस किया जाता है, एक बिल को जो है तो इग्नोर कर दिया जाता है कमेटी के द्वारा, या साइड में रख दिया जाता है, उसमें ध्यान नहीं दिया जाता, तो ताकि उसको प्रिवेंट किया जाए उसको आगे बढ़ने से, इसी को कहते हैं पिजन होल बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग practices is employed in the American legislative process in order to delay the particular legislature? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो होता किसी भी पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को डिले करने के लिए अमेरिकन लेजिस्लेटिव प्रोसेस में प्रयोग किया जाता है। कौन सी प्रैक्टिस? मैंडरिंग की प्रैक्टिस, फिल्बस्टरिंग की प्रैक्टिस, लॉन्ग रोलिंग की, या स्पॉइल सिस्टम की? तो यहाँ पर जो फिल्बस्टरिंग है वो प्रैक्टिस है, ये टैक्टिक्स है जो यूएस सीनेट के द्वारा यूज किया जाता है, किसी भी बिल्स को डिले कर किया जाता है या प्रिवेंट किया जाता है उसमें वोटिंग ना हो। इसके लिए जो तो जो लीडर्स होते हैं वो लंबे लंबे स्पीच देते हैं या अदर प्रोसीजर जो मैनूवर है उसको प्रयोग करते हैं, ताकि जो एक्शन है लेजिस्लेटिव एक्शन है उसको डिले किया जा सके। गैरीमैंडरिंग क्या होती है? गैरीमैंडरिंग रेफर्स करता है मैनिपुलेशन ऑफ द इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। तो जब इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज को किसी पर्टिकुलर पार्टीज के फेवर्स में के लिए मैनिपुलेट किया जाता है उसको गैरीमैंडरिंग बोलते हैं। लॉन्ग रोलिंग क्या है? लॉन्ग रोलिंग है एक्सचेंजिंग फेवर टिपिकली इन फॉर्म ऑफ म्यूचुअल सपोर्ट ऑफ ईच अदर लेजिस्लेचर, एक दूसरे को लेजिस्लेचर को सपोर्ट करने के लिए जो फेवर किया जाता है एक दूसरे को, उसको लॉन्ग रोलिंग कहा जाता है। स्पॉइल सिस्टम क्या होता है? स्पॉइल सिस्टम रेफर करता है जो एक प्रैक्टिस है जो गवर्नमेंट जॉब देने की प्रैक्टिस की जाती है पॉलिटिकल सपोर्टर्स के द्वारा। अगर उनकी पार्टी जीत जाती है तो जो उनके सपोर्टर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब दिया जाता है, इसी को स्पॉइल सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द बुक नेशंस एंड नेशनलिज्म इज। तो नेशन और नेशनलिज्म जो बुक है इसके ऑथर कौन है? तो अर्नेस्ट गैलनर है। ठीक ना, तो अर्नेस्ट गैलनर जो है बुक लिखते हैं नेशंस एंड नेशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कुलेशन ऑफ द इलीट मोस्ट क्लोजली रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स जो है उसको किसको रिप्रेजेंट करती है? रोटेशन ऑफ इलीट को, कि रिप्लेसमेंट ऑफ द इलीट को, कि रिटेंशन ऑफ द इलीट को, या रिस्टोरेशन ऑफ द इलीट्स को? तो ये सर्कुलेशन ऑफ द इलीट जो है ये रेफर करती है रिप्लेसमेंट ऑफ द इलीट्स को। कुछ नए इलीट्स आते हैं और जो पुराने इलीट्स होते हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं नए इलीट्स के द्वारा। इसी को कॉन्सेप्ट कहा जाता है सर्कुलेशन ऑफ द इलीट्स, जो विल्फ्रेड पैरेटो के द्वारा दिया जाता है, और ये रेफर करता है रिप्लेसमेंट्स ऑफ द इलीट।
इलीट्स को, ठीक ना। ये जो टर्म है ये पॉपुलराइज किया गया था इटालियन सोशलॉजिस्ट विल्फ्रेडो पैरेटो, जो सजेस्ट करते हैं कि कोई भी जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसमें इलीट्स जो है तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है तो रिप्लेस होते रहते हैं, नए जो ग्रुप्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो पावर में आते हैं और मेंटेन करते हैं जो ओवरऑल इलीट या डोमिनेंस सिस्टम है। यानी जो इलीट्स हैं वो हमेशा सिस्टम में बने रहते हैं, नए जो है इलीट वो स्थापित हो जाते हैं और जो पुराने इलीट्स थे उनको हटा दिया जाता है, उसके स्थान पे नए इलीट्स आ जाते हैं या पावर में स्थापित हो जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब